सो जेजेके का सीजन 3 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड होली this thing is looking freaking amazing and you know why? Because of its animation. So JJK के सीजन 3 की शुरुआत होती है यूजी इतादोरी के एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड सीन के साथ, जहाँ पे यूजी इतादोरी अपने हाथ धो रहा है और वहाँ पे उसके हाथों में काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ है, जो कि एनिमेशन के हिसाब से मैं बताऊं ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सीन था। मतलब ये 2-4 सेकंड का ही सीन है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें एनिमेशन इतनी ज्यादा क्रिस्प देखने को मिलती है, जिसके वजह से तुम्हें पता चल जाता है कि इस सीजन के अंदर एनिमेशन के स्टेक्स कितने ज्यादा हाई है और इसकी जो एनिमेशन होने वाली है वो कितनी ज्यादा अमेजिंग और क्रिस्प लेवल वाली होने वाली है। और अगर मैं तुम लोगों को एक बात जरूर बता दूं, मैंने जेजेके की मांगा पढ़ी है, तो मांगा के अंदर ये जो सीन है ना, वो ऐसे कुछ इतनी ज्यादा दिखाई देंगे बिल्कुल नहीं तुम्हें। ये सिर्फ एनिमे स्पेशली सीन्स है, जहाँ पे तुम्हें एनिमे के अंदर ही ऐसे कुछ सीन्स दिखाई देंगे। और अगर बात करें पूरे एनिमे के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की, तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी ज्यादा क्रिस्प चलती है। जहाँ पे सीजन 2 का ड्रॉप हुआ था, जहाँ पे में यूजी इतादोरी ताली मारते हुए दिखाई दिया था एक पुल के ऊपर और डीमंस नीचे से निकल के आ रहे थे, और वहीं पे हमें सीजन 3 का पहला पार्ट चालू होता है, जिसकी एनिमेशन के बारे में बात करूं, अगर तुम लोगों ने सीजन 1 और सीजन 2 देखा है तो तुम लोगों को पता होगा कि जब दो कैरेक्टर्स बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हार्डली ही दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। पहले एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है, फिर दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और ऐसे अपनी स्क्रीन स्विच होती रहती है, एनिमेशन स्विच होता रहता है। जहाँ पे इस बार ये लोग इतने ज्यादा बियॉन्ड लेवल टाइप की शिट पे गए हुए हैं, क्योंकि एक फ्रेम के अंदर तुम्हें दो कैरेक्टर दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ पे वो जेनिन क्लैन का जो बंदा है जो चोसो और यूजी को मारने आया होता है, वहाँ पे वो चोसो से बात कर रहा होता है, और उसके अंदर जो इतना डायनामिक शेड वाला दिखाया हुआ है ना, बीच में पुल टूटा हुआ है, चोसो एक तरफ खड़ा हुआ और जेनिन क्लैन का बंदा एक तरफ खड़ा हुआ, और उसके बीच में जो थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, और उसके बीच में जो डायनामिक बातचीत चल रही है उसके बीच में, ओहो, मतलब देख के लगता है कि हाँ भाई ये कुछ सिनेमा लेवल शिट है और इसको देखने में मजा आने वाला है, और सीजन 3 देखने में करारा लगने वाला है, जो कि इसकी एनिमेशन देखकर पता चल जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी की, तो यूजी इतादोरी इस सीजन के अंदर डिप्रेशन के अंदर जाने वाला है। मतलब यूजी इतादोरी के अगर तुम लोग सीन देख लोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई यूजी तो इस सीजन के अंदर बवाल मचा देगा। मतलब स्टार्ट जैसे होता है पुल के पर जितने भी सीन दिखाए जाते हैं, मतलब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जो भी देखोगे ना उसको देखने के बाद, एपिसोड 1 देखने के बाद तुम्हें लगेगा अरे वाह यूजी तो मतलब धमाल सा ही मचा देगा इस सीजन के अंदर। लेकिन ना, मैं बता रहा हूँ यूजी इतादोरी इस सीजन के अंदर डिप्रेशन में जाने वाला है, और आगे आने वाले सीजन के अंदर बढ़ते बढ़ते यूजी इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा कि वो अपने आप को कोसने लग जाएगा, जो कि वो सीजन 2 से करते हुए आ रहा है। अरे वही शिबुया इंसिडेंट के बाद से। तो हाँ, अगर मैं बात करूं जेजेके के जो पूरे प्लॉट की, कलिंग गेम्स वाले आर्क की, तो इसके अंदर अपने जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई देंगे वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। और अगर उन कैरेक्टर्स को देखना है तो तुम्हें जेजेके के सीजन 3 की ओपनिंग देखनी पड़ेगी। न्यू ओपनिंग का नाम है आइजो, और इसकी जो ओपनिंग है उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। मतलब सीजन 2 की जो ओपनिंग है ना स्पेशल, उससे भी ज्यादा क्रेजी लगती है। अब यहाँ पे इस ओपनिंग के अंदर हमें इतने सारे क्लियर कट शॉट्स दिखाई दिए गए, मतलब कलिंग गेम्स के और उनके कैरेक्टर्स के, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा शॉट लगता है वहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाला शॉट। मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब ऊपर से गिर रहा है और वहाँ पे वो न्यूक्लियर बॉम्ब पूरा जापान की सिटी के ऊपर दिखाया जाता है। अब वो इतना ज़्यादा मतलब फोर शैडो किया गया। अब मैं फोर शैडो भी कैसी फोर शैडो बोलूँ, मतलब जापान के ऊपर अगर तुम लोगों को मालूम है वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला अटैक हुआ था जो यूएस की तरफ से हुआ था, लिटिल बॉय वाला, उसको देख के यहाँ पे इन लोगों ने इतना ज्यादा फोर शैडो करके दिखाया। मतलब फोर शैडो क्या, खुली तरीके से दिखाया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर गिर रहा है, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब है कौन, अपना गेटो। नहीं गेटो नहीं बोलेंगे, नोरितोशी कामी बोलेंगे उसे। नोरितोशी कामी वो गिर रहा है और वो फटता है। वो लास्ट के सीन में नोरितोशी कामी हंसते हुए दिखाई देता है। वो बबल होता है ना न्यूक्लियर बॉम्ब का, उसके बीच में हंसते हुए दिखाई देता है। और एक एक सीन इस ओपनिंग का इतना ज्यादा अमेजिंग है। मुझे इसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्रीपी सीन दिखाई दिया वो था सुकुना का अपने आपको देख के हंसना शीशे के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा, अगर मैंने थंबनेल में लगाया होगा तो तुम लोगों को पता चल गया होगा उसके बारे में। लेकिन हाँ, ये सीज़न नेक्स्ट लेवल शिट पे जाने वाला है। आई एम टेलिंग यू। जो तुम लोगों ने सोचा था ना
कि सीजन 3 अब इतना ज्यादा अमेजिंग नहीं होगा। लोग सोच रहे थे कि कलिंग गेम्स बहुत ज्यादा बोरिंग है, जैसे इसकी मांगा गई थी वैसे ही इसका एनिमे जाएगा, लेकिन नहीं, इसका एनिमे डबल ट्रिपल चौबल, मतलब जितना बोलो उतना ज्यादा क्रेजी और अमेजिंग जाएगा, सीजन 2 से भी ज्यादा। अब अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीज की, वो एनिमेशन इस सीजन के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, और वो इसका क्रेडिट जाता है शोतो गुंजोनो, मतलब यही नाम है अपने डायरेक्टर के, सीजन 3 का, सीजन 2 का भी। अब यहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा रिस्क लिया है ना एनिमेशन स्टाइल को चेंज करने का। अब देखो एनिमेशन स्टाइल पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ। अगर तुम लोगों ने सीजन 2 देखा है तो सीजन 2 जैसा ही इसके अंदर एनिमेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो डायनामिक सीन्स हैं और जो पर्सपेक्टिव व्यूज़ है और जो फिश आई लेंस वाले इफेक्ट है एनिमेशन के अंदर, वो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। और मतलब जो डायनामिक कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं आपस में, वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देता है। अगर तुम लोगों को मेरी थोड़ी सी भी बात समझ में आ रही हो तो तुम लोगों को पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा क्रिस्प है, और उसका क्रेडिट सबसे पहला जाता है डायरेक्टर को, इतनी ज़्यादा अमेजिंग सीन्स को सोचने में और डायरेक्ट करने में। और दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एनिमेटर्स को। अब देखो इतने साल से मापा स्टूडियोज को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फैन क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मापा का एनिमेशन तो अच्छा होता है लेकिन वो अपने एनिमेटर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मापा ने इतना सुनने के बाद ये समझ लिया है कि एनिमेटर्स को अगर टाइम दिया जाए तो वो अच्छी चीज प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं, जो कि मैं चाहूँगा मापा और कई सारे ऐसे जितने भी जापान में एनिमे स्टूडियो है, वो इन एनिमेटर्स का, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो, चाहे वो स्टूडियो वाले हों, चाहे वो लो लेवल पे जो सिर्फ सिंगल फ्रेम डिज़ाइन करने वाले एनिमेटर्स ही है, उनका पे इंक्रीज़ किया जाए। अब देखो मेरी बात सुन के ऐसा तो है नहीं कि मेरी बात सुन के हर चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं कोई राजा तो हूँ नहीं, या फिर मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि जो मैंने बोला वो सच हो जाएगा। लेकिन हाँ यार, ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि ऐसे एनिमेटर्स देखना है ना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो इतना अच्छे लेवल का प्रोडक्शन दे पाए किसी भी एनिमे को। क्योंकि जैसे कि तुम लोगों को पता है आज के टाइम पे एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि तुम एआई के साथ में कोई सा भी एनिमे बना सकते हो, मूवी बना सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कोई भी मेहनत की और टैलेंट की और स्किल की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल सा बच्चा भी घर पे बैठे बैठे अपना एक एनिमे बना सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे एनिमेटर्स, डायरेक्टर और स्टूडियोज मिलके इतना ज़्यादा अच्छा एनिमे बना रहे हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी एआई, तो ये बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो हाँ, मैं चाहूँगा लोग इस चीज़ को समझें और एनिमेटर्स का पे बढ़ाया जाए और उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि वो एआई के अलावा भी कितने ज़्यादा केपेबल हैं इस चीज़ को आगे रन करने के लिए विदाउट यूजिंग एनी एआई। और जहाँ तक मैं बात करूँ एनिमे की ओवरऑल के बारे में, पूरा सीजन 3 कैसा होगा, तो सीजन 3 भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। और अगर तुम लोगों ने मेरी रैंटिंग और ये रिव्यू छोटा सा यहाँ तक सुन लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ ये वीडियो शायद तुम लोगों को पसंद आएगी, ये जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। आज के लिए इतना ही, टाटा।